क्या हम इस गुनाह में मुलव्वस नहीं होंगे? इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है और ये एक छोटा सा जुर्म हमारे मुल्क में होने वाले बड़े बड़े जुराइम तक पहुंच जाता है। ये भीख मांगना आज एक पूरा प्रोफेशन बन चुका है। पूरी तंजीम साजिश तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है कि औरतों के साथ रैप किया जाए। ये लोग महाना 3 लाख रुपए कमाते हैं। मैं सिर्फ भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको धोखा दिया गया। इसी खराज के बदले में सवाब नहीं गुनाह के मुस्तहिक भी हो चुके हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक औरत नजर आती है जिसके हाथ में एक छोटा सा मासूम बीमार बच्चा है। वो आपके पास आती है और कहती है साहब मेरा बच्चा बीमार है, मैंने दवाई मेडिसिन लेनी है, मेरी चंद रुपए से मदद कर दीजिए। आप जेब में हाथ डालते हैं और 100 रुपए का नोट उसके हाथ में थमा देते हैं और अब आप चल पड़ते हैं और रास्ते में ये सोच रहे हैं कि मैंने एक गरीब माँ की मदद की है, मैंने एक बीमार बच्चे की मदद की है कि वो माँ अपने बीमार बच्चे के लिए मेडिसिन ले सके। अब वो मेडिसिन लेगी, बच्चा उसका सेहतयाब हो जाएगा, वो मेरे लिए दिल से दुआ करेगी और अल्लाह ताला मेरे लिए इससे बहुत सारी आसानियां पैदा फरमा देगा। ये मेरा सदका है जो मेरे लिए आखिरत में अजर का सवाब बनेगा और जिंदगी में मेरे लिए बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। लेकिन मैं सिर्फ भाई साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपको धोखा दिया गया। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके बदले में आपको नेकी नहीं मिलने वाली है। और मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ कि अगर आपको पता है कि हमारे गली मोहल्लों में ये मांगने वाले लोग प्रोफेशनल लोग हैं, जरूरतमंद नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, तो इसके बाद भी आप दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको इसी खराज के बदले में सवाब नहीं गुनाह के मुस्तहिक भी हो चुके हैं, क्योंकि आप एक पूरी मुनज्जम तंजीम साजी का एक हिस्सा बन चुके हैं। आखिर मैं ये सारी बातें किस तरह से कह सकता हूँ, मैं ये सारी बातें क्यों कर कह रहा हूँ, मेरे पास क्या सबूत है? आए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिलिए इन शौकत नामी बेकारी से जो कि मुल्तान से तल्लक रखते हैं और इनका काम भीख मांगना है। FBI ने इनके एहसासों के मतलब जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि 1,70,00,000 की मालियत के मालिक हैं ये। और इसके अलावा इन्होंने अपने बच्चों के लिए 10 मिलियन रुपए की इंश्योरेंस भी करा रखी है और इसके साथ साथ इनके बच्चे मुल्क के महंगे तरीन स्कूलों में पढ़ते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये लोग मांग रहे हैं और मांगते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर आप इस भाई साहब से मिल सकते हैं, ये भी कराची से तल्लक रखते हैं और जब इनके एहसासों की तलाश की खोज लगाने की कोशिश की गई तो पता चला कि इनके घर है, बड़ा सारा बंगला है, इमारत है, जिसके बाहर नौकर चाकर खड़े हैं, घर में 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन इसके सब के बावजूद भी ये लोग मांग रहे हैं क्योंकि इनका प्रोफेशनल मांगना है, ना कि जरूरत के तौर पर मांग रहे हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो आप 2-3 लोगों की बात कर रहे हैं, जबकि मुल्क में मांगने वाले तो दूसरे बहुत सारे लोग प्रोफेशनल नहीं बल्कि जरूरतमंद भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये लोग मांगते हैं। तो मैं आपके लिए एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। पेशावर की जिली हुकूमत की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसमें 1463 बकारियों का मुआयना किया गया था और इसके बाद ये तहरीर किया गया था कि ये लोग महाना 3 लाख रुपए कमाते हैं, दिन का 10,000 रुपए तक कमाते हैं, यानी कि एवरेज 3 लाख रुपए कमाते हैं, 10,000 रुपए तक रोजाना के भी कमाते हैं। इनमें से कुछ 6,000 कमाते हैं, कुछ 10,000 कमाते हैं, कुछ 10,000 से भी ज्यादा कमाते हैं, यानी कि एवरेज निकाली जाए तो ये लोग महाना 3 लाख रुपए तक कमाते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था, ये भी रिपोर्ट में दर्ज किया गया था कि मुल्क में, हमारे पूरे मुल्क में 90% से ज्यादा लोग जो भीख मांग रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, ना कि अपनी मजबूरी के बलबूते पर, अपनी मजबूरी की वजह से मांग रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ अगर हम 100 लोगों को भीख देते हैं, यानी कि 100 लोग हमारे सामने हाथ फैलाते हैं और हम इन 100 लोगों की मदद करते हैं और हम ये समझ करके मदद कर रहे हैं कि ये जरूरतमंद हैं, ये लाचार हैं, ये गरीब हैं, ये मस्कीन हैं, इनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा है, इनको अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए भीख मांगना पड़ रही है। लेकिन इनमें से 90 से ज्यादा लोग तो ऐसे थे जो उनके जरूरत की वजह से नहीं बल्कि प्रोफेशनल की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से मांग रहे हैं। और अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ सुनने के बाद भी, इसके बाद भी आप अभी तक भी ये सोच रहे हैं कि हमारे गली बाजारों में ये मांगने वाले लोग ये मस्कीन गरीब लोग हैं, उनके घर का चूल्हा जलाने के लिए अपना हाथ फैलाते हैं, हमसे भीख मांगते हैं, हम इनकी मदद इसलिए कर रहे हैं कि उनको हमारी मदद की जरूरत है। तो मैं फिर आपके लिए कुछ और हकायक भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आज भीख मांगना एक पूरा प्रोफेशनल बन चुका है। जिस तरह से लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं,
कोई वकालत करता है, कोई टीचर बनता है, कोई अपना हर बंदा अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करता है। इसी तरह से ये बेकारी लोग, ये भीख मांगने वाले लोग भी अपना प्रोफेशन चूज करते हैं और अपने इस प्रोफेशन को वो चूज करते हुए बेकारी बन जाते हैं। और ये लोग अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। वो हरबे क्या हैं कि औरतों के साथ रैप किया जाता है ताकि वो औरतें जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हों। जब औरतें प्रेग्नेंट होंगी तो लोग इन पर तरस खा करके उनको ज्यादा मदद देंगे। और जब प्रेग्नेंट होती हैं उसके बाद बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे को हाथ में लेकर के जब औरतें लोगों के सामने जाएंगी, लोगों से जाकर के भीख मांगेगी तो लोग और इन पर तरस खाएंगे और इनको अमदाद मिलेगी। और इसके बाद ये बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर बैगर मास्टर है, जो बेकारियों का बड़ा मास्टर होता है, वो इन्हीं बच्चों को खरीद लेता है और इन्हीं बच्चों से फिर सारी जिंदगी भीख मंगवाई जाती है। इन बच्चों को कुछ रुपए दिए जाते हैं और बाकी सारे के सारे पैसे ये बैगर मास्टर अपने पास रख लेता है और ये बच्चे इन्हीं चंद रुपयों के लिए सारी जिंदगी भीख मांगते रह जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ ये बेकारी लोग अपने जिस्म के अज़ा को, मुख्तलिफ अज़ा को अबनॉर्मल करते हैं, यानी कि अपनी टांग को, अपने हाथ को, अपने बाजू को अबनॉर्मल किया जाता है, जिनके जो करने के लिए डॉक्टर हजरात की भी मदद ली जाती है। और इसके साथ साथ ये लोग अपने जिस्मानी अज़ा को आर्टिफिशियली तौर पर अबनॉर्मल साबित करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई साबित करने की कोशिश करता है कि मेरी टांग नहीं है, कोई ये कहता है कि मेरी बाजू नहीं है, अपनी बाजू को छुपा लिया जाता है, कोई जमीन पर रेंगता हुआ नजर आता है, कोई किस तरह से नजर आता है, कोई किस तरह से नजर आता है, सिर्फ इसीलिए कि लोगों की जेब से ज्यादा पैसे बटोरे जाएं और अपनी जेब को ज्यादा से ज्यादा जमा किया जाए पैसे। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। इस तंजीम साजी में सबसे ऊपर बैगर मास्टर बैठा हुआ है, जो कि इन सब का मास्टर माइंड है, इन सब को वो चलाता है, इन सब को वो आइडियाज देता है और इसी की जेर निगरानी ये सारे के सारे लोग वर्किंग कर रही होती है। नीचे उनके सुपरवाइजर आ जाते हैं जो कि इन सब लोगों की जेर निगरानी करते हैं और नीचे वो लोग आते हैं जो हमें गली बाजारों में नजर आते हैं भीख मांगते हुए। और ये लोग इस तरह से पूरी तंजीम साजी के तहत चलते हैं। और फिर इसी तंजीम साजी के तहत ही सिर्फ भीख नहीं मांगी जाती है, बल्कि हमारे मुआशरे में होने वाला हर बड़ा जुर्म, चाहे कोई भी जुर्म आप उठा करके देख ले, इसी तंजीम साजी के तहत हो रहा होता है। जिस तरह से इसी तंजीम साजी के तहत हमारे मुल्क में ज़िनाकारी आम हो रही है, जिस्म फरोशी हो रही है, औरतें मर्द अपने जिस्म को पेश करते हैं मर्दों के सामने और मुल्क में ज़िनाकारी जिस्म फरोशी को फरोग दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मुल्क में इसी तंजीम साजी के तहत फिर नशे को फरोग दिया जा रहा है, नशे की सप्लाई होती है। हमारे नौजवान नस्ल जो कि आज इस नशे की लत में तबाह हो चुकी है, तबाह किया जा रहा है। इसी सप्लाई के तहत, इन्हीं लोगों के तहत हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टल में भी नशा पहुंचाया जाता है और नौजवान इस लत में लगते जा रहे हैं और हमारे नौजवानों को मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसी तंजीम साजी के तहत भी दहशतगर्दी को फरोग दिया जा रहा है। दहशतगर्दी के साथ साथ फिर ये लोग डकैती में, चोरी में, हमारी गली बाजारों में चोरियां जो हो रही हैं और इसके साथ साथ यही लोग हमारे बच्चों को अगवा करने में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। यानी कि वो काम जो एक भीख मांगने से शुरू हुआ था, एक छोटा सा काम, एक छोटा सा जुर्म था भीख मांगना, वहां से शुरू हुआ था और ये एक कड़ी बनती है बड़े से बड़े जुर्म तक पहुंचने की। इस तरह से ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है और ये एक छोटा सा जुर्म हमारे मुल्क में होने वाले बड़े बड़े जुराइम तक पहुंच जाता है। अगर इस सारे प्रोसेस को देखा जाए तो इस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है कि हम लोग इनको भीख दे रहे हैं और हम लोग भीख देते हैं तो ये भीख मांगते हैं और जब ये लोग भीख मांगते हैं तो वहीं से भी सारा प्रोसेस शुरू होता है और बड़े से बड़े जुर्म तक ये बात पहुंचती है। और आज इन भीख मांगने वालों की तादाद तकरीबन 8 से 9 मिलियन हो चुकी है, यानी कि हमारी टोटल आबादी का तकरीबन 11% हिस्सा इन बकारियों पर मुश्तमिल हो चुका है। और किसी न किसी तरह जैसे भी है हम ही लोग इन लोगों की परवरिश कर रहे हैं। और हम लोग ये सारे का सारा काम क्यों कर रहे हैं? हम इस्लाम समझ के कर रहे हैं या मुसलमान होने के नाते कर रहे हैं? हम ये समझ के कर रहे हैं इनको देंगे तो हमें अजर मिलेगा, हमें सवाब मिलेगा। लेकिन हकीकत तो ये है, इस्लाम के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस्लाम अगर शराब पीने को गुनाह कहता है, शराब पीने को गलत कहता है, तो वह शराब की सप्लाई करने वाले को भी गुनाहगार ठहराता है। इस्लाम ये कहता है कि जो शराब पीने वाला वो भी गुनाहगार है, शराब को लेकर आने वाला वो भी गुनाहगार है, शराब की सप्लाई करने वाला वो भी गुनाहगार है, शराब को बनाने वाला वो भी गुनाहगार है। ये सब के सब गुनाहगार हैं। तो फिर अगर ये इन बकारियों की वजह से एक जुर्म, इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं, तो जो लोग इन बकारियों को सपोर्ट करते हैं, जो कि हम ही हैं, जो हम ही लोग इन लोगों को भीख देते हैं, क्या हम इन
इस गुनाह में मुलव्वस नहीं होंगे? क्या हमारा शुमार इस गुनाह में नहीं होगा जब ये लोग बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं? और इसका आसान तरीन हाल सिर्फ यही है कि जिस दिन हम इनको भीख देना बंद कर देंगे तो ये लोग मांगना बंद कर देंगे, और जब ये लोग मांगना बंद कर देंगे तो हमारी गली बाजारों से ये बेकारी खत्म हो जाएंगे। कितने बड़े बड़े जराइम को हम रोक सकते हैं, हम एक थमा सकते हैं इन बड़े बड़े जराइम। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे अगर हम जरूरतमंद को पैसे नहीं देंगे, उसकी मदद नहीं करेंगे तो ये जरूरतमंद लोग कैसे अपना सर्वाइव करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। या फिर लोग ये कहेंगे तो ये तो काम अब गवर्नमेंट का है कि इन लोगों को रोका जाए, इन लोगों को थमाया जाए, इन लोगों को इस काम के लिए रोकथाम की जाए कि ये लोग नजायज तौर पर भीख ना मांगे। तो भाईजान गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकती है। हमारी गवर्नमेंट का, हमारे वसाइल का हमें पता है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है सबको पता है। अगर हम इस चीज को रोकना चाहते हैं तो हमें इंडिविजुअली तौर पर इन्हीं सारी चीजों को गौर करना होगा, हम अपने आप को रोकना होगा और ये जराइम किसी हद तक कम जरूर हो सकता है।